नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सूर्यवंश के बारे में। तो देखिए, मुगल वंश के बीच में जब हुमायूं शासक बनता है, तो हुमायूं का जो शासन काल था वो दो भागों में बटा हुआ था। तो उसी बीच में जो 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में जो है वह सूर्यवंश जो है वो भारत पर शासन करता है। और सूर्यवंश का जो संस्थापक था शेरशाह सूरी। आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आज के इस वीडियो में हम सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे, और सूर्यवंश के अंतर्गत हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शेरशाह सूरी का जो शासन काल रहा था भारत पे, वह 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा था। यानी ये मात्र 5 वर्ष तक ही भारत पर शासन कर पाया। तो देखिए, सूर्यवंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था, जो अफगान के सूर्यवंश से संबंधित था। तो सूर्यवंश का संस्थापक कौन था? तो शेरशाह सूरी, जो कि अफगान के सूर्यवंश से संबंधित था, संबंध रखता था। शेरशाह सूरी का जन्म। तो शेरशाह सूरी का जो जन्म है उसमें इतिहासकारों में आपको मतभेद देखने को मिलेगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म जो है वह 1472 ईस्वी में सासाराम बिहार में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1486 में नरनौल हरियाणा में हुआ था। तो शेरशाह सूरी के जन्म से रिलेटेड जो है वो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब हम शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक जीवन था उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था, तो फरीद खां। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां था। और हसन खां जो है वह जौनपुर राज्य के अंतर्गत जो बिहार में सासाराम है वहाँ के जमींदार थे। ठीक है। अब देखिए, हसन खां के 4 पत्नियां और 8 पुत्र थे, और सबसे बड़ी पत्नी के पुत्र था फरीद खां। तो फरीद खां के जो पिता थे वह 4 शादी किया था, और 4 पत्नियों में उसे कुल 8 पुत्र थे। फरीद खां जो है हसन खां की पहली पत्नी का पुत्र था, और आपस में जो है परिवार में सही मतभेद नहीं था, क्योंकि हसन खां जो था वह अपने छोटी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उनके बच्चों से जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जबकि फरीद खां से या अन्य पत्नियों से ज़्यादा प्यार नहीं करता था। तो परिणाम क्या निकलता है? तो ये सब देख कर के जो है वो फरीद खां बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, निराश रहता है। तो इसी कारण फरीद खां के जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही दुखदायी रहा। कुछ समय बाद फरीद खां अपने विमाता और पिता के बुरे व्यवहार के कारण जौनपुर चला आया। आपको मैं बताया था अभी कि इनके 4 पत्नी थी, तो आपस में मतभेद सही नहीं था, ठीक है? फरीद खां को ये बोला जाता है कि तू नालायक है, तू कुछ कर नहीं सकता। तो ये सब सुन के अपने माता-पिता के जो सौतेले माता थे, उनके व्यवहार से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो ये क्या करता है कि वहाँ से निकल कर के जौनपुर आ जाता है। उस समय जो है जौनपुर शिक्षा एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहीं पर रहकर उसने अपनी शिक्षा पूरी की। तो यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि फरीद खां जो है वो अपना शिक्षा कहाँ से पूरा करता है? तो जौनपुर से, ठीक है? उस समय ये जौनपुर आता है और वहीं से जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। अब देखिए, फरीद खां जौनपुर के सूबेदार जमाल खां का विश्वास पात्र बन गया, क्योंकि यह जो है उस समय फ़ारसी, अरबी भाषाओं में ज्ञान अर्जित करता है, साहित्य में ज्ञान अर्जित करता है। तो ये फरीद खां जो था, वह जौनपुर के जो सूबेदार थे जमाल खां, विश्वास पात्र बन जाता है, यानी उसका विश्वास जीत लेता है। ठीक है? फिर कुछ समय बाद जो है वह हसन खां जौनपुर आता है। जो फरीद खां का पिता था हसन खां, वो कुछ समय बाद वो जौनपुर आता है और जमाल खां से मिलता है। तब उसे फरीद खां की योग्यता का ज्ञान हुआ। तो क्या होता है कि फरीद खां का जो पिता था हसन खां, वो कुछ समय बाद जौनपुर आता है। जब वो जौनपुर आता है तो वहाँ के जो सूबेदार था जमाल खां, उससे मिलता है। जमाल खां जो है वो उसे
उसके बेटे फरीद खां के बारे में बताता है कि ये काफ़ी योग्य है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा शिक्षा है। तो इससे प्रसन्न होकर के क्योंकि उसे भी लगता है कि एक सूबेदार जो जमाल खां है, इसकी इतनी तारीफ़ कर रहा है, तो उसकी योग्यता के बारे में तब उसको ज्ञान होता है। और जमाल खां के कहने पर फरीद खां अपने पिता के साथ सासाराम चला गया। इसके बाद हसन खां ने, जो फरीद खां का पिता था, हसन खां ने फरीद खां को सासाराम के कुछ क्षेत्रों का जागीरदार प्रदान की। जागीरदार मिलने के बाद उसने किसानों का दुख समझा और सही लगान की राशि तय की। परंतु उसके सौतेले माँ ने हसन खां को उसके खिलाफ यानी फरीद खां के खिलाफ जो है वो अनाप-शनाप बोलता है, भड़का देता है। और यही कारण है कि भड़काने के बाद उसके खिलाफ गलत बोलता है। इसके बाद क्या करता है कि हसन खां जो है वो दोबारा जो है फरीद खां से जागीरदार जो उसको सौंप रखा था उसे वापस ले लेता है। ठीक है? इसके बाद पुनः 1518 ईस्वी में फरीद खां सासाराम से आगरा आ जाता है। क्योंकि इसके साथ फिर वही होता है, जागीरदार तो पिता इसको देता है लेकिन सौतेले माता-पिता के फिर व्यवहार के कारण फिर इससे जागीरदार छिन जाता है। तो फिर क्या करता है 1518 ईस्वी में कि सासाराम से फिर आगरा आ जाता है और दौलत खां के यहाँ नौकरी करने लगा। ठीक है? इसके बाद क्या होता है कि 1520 ईस्वी में हसन खां की मृत्यु हो गई और पिता के मृत्यु के बाद फरीद खां सासाराम का जागीरदार बना, परंतु सौतेले माँ और भाइयों से विवाद होने के कारण यह दक्षिण बिहार के सूबेदार बड़ा खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। तो क्या होता है पिता के मृत्यु के बाद फरीद खां जो है वह पुनः सासाराम का जागीरदार बनता है, परंतु उसके सौतेले माता और भाइयों के बीच में विवाद होने लगता है इसके साथ। तो फिर ये क्या करता है कि वहाँ से फिर से ये भाग जाता है और दक्षिण बिहार के जो सूबेदार था, बहार खां लोहानी, इसके यहाँ आता है और वहाँ पे ये नौकरी करने लगता है। एक दिन शिकार खेलते समय फरीद खां ने एक शेर को तलवार के एक ही बार में मार दिया। उसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बहार खां लोहानी ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये देखिए फरीद खां से शेर खां कैसे बना? यही रीज़न है कि एक दिन क्या होता है कि जब ये शिकार करता रहता है, ठीक है? तो उस समय ये क्या करता है एक शेर को तलवार के एक ही बार से मार देता है। यह सब कुछ देख रहा था बहार खां लोहानी और बहार खां लोहानी ने ही इसे यह उपाधि दी शेर खां की। ठीक है? इसके बाद बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया। ये इनकी प्रतिभा को देखकर वो क्या करता है कि अपने पुत्र का संरक्षक और साथ में शिक्षक जो है उसे नियुक्त करता है। इधर जो है वह बाबर जो है वह आक्रमण कर देता है भारत पर, ठीक है? तो लोधी वंश के पतन के बाद बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तथा दक्षिण बिहार में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इस क्रम में क्या होता है कि बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। लोदी वंश का जो पतन हो जाता है क्योंकि बाबर जीत जाता है। लोदी वंश के पतन के बाद बहार खां लोहानी क्या करता है, एक जो है उपाधि धारण कर लेता है, मोहम्मद शाह की और मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करके दक्षिण बिहार में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। अब देखिए अब देखिए क्या होता है कि शेर खां के बढ़ते प्रभाव के कारण लोहानी सरदारों ने मोहम्मद शाह को शेर खां के खिलाफ भड़काने लगा। अंततः शेर खां को बिहार छोड़ना पड़ा था। तो होता क्या है शेर खां के खिलाफ जो है वह लोहानी के जो सरदार थे, लोहानी ने ही बाद में मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी। तो मोहम्मद शाह को उसके खिलाफ भड़काने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि शेर खां को वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके खिलाफ अब जो है मोहम्मद शाह भी गलत सोचने लगता है। उसके सरदार ये बोल देता है कि आगे चल के ये आपसे शासन छीन लेगा, ये खुद शासक बन जाएगा। तो शेर खां क्या करता है वहाँ से निकल जाता है और बिहार छोड़ देता है वो, ठीक है? इसके बाद बिहार छोड़ने के बाद यह बाबर की सेना में
शामिल हो जाता है और चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। तो बिहार छोड़ने के बाद वह उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो क्या करता है कि बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और बाबर के द्वारा जो लड़ा गया चंदेरी का युद्ध था, उसमें बाबर की तरफ से यह युद्ध लड़ता है। इसके बाद मुगलों के सेना में रहकर उसने सैन्य व्यवस्था, सरदारों के चरित्र, तोप चलाना तथा शासन व्यवस्था का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और उसी समय शेर खान ने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। तो होता क्या है कि फरीद खां जो शेरखा बन गया था, वह मुगल के सेना में रहने लगता है। मुगल के सेना में रहने के क्रम में वह सैन्य व्यवस्था, सरदारों के चरित्र, उसका जो तोप चलाने का क्रिया है, वो शासन व्यवस्था चलाने की प्रक्रिया, ये सब अच्छी तरीके से सीखता है। और वह वहीं पे घोषित करता है कि अगर मेरा भाग्य ने मेरा साथ दिया, तो एक दिन मैं मुगलों को भारत से ज़रूर निकाल दूँगा। अब क्या होता है कि बाबर जो है वो शेर खां की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से प्रभावित रहता था, ठीक है? उसने अपने मंत्रियों को शेर खां पर नज़र रखने की सलाह दी। होता क्या है कि शेर खां जो था वह काफ़ी बुद्धिमान था और प्रतिभाशाली था। तो उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जो है बाबर ने अपने मंत्रियों को उस पे नज़र रखने का सलाह दिया था। अब देखिए शेर खां को इस बात का आभास हो गया कि वह मुगलों के साथ अधिक दिनों तक नहीं रह सकता। अंततः 1528 ईस्वी में वहां से भागकर पुनः मोहम्मद शाह की सेवा में चला गया। तो होता क्या है कि शेर खां को ये लग जाता है कि अब हम मुगलों के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं क्योंकि उस पे नज़र जो है बनाया जा रहा था। वह क्या करता है कि 1528 ईस्वी में वहाँ से भाग जाता है और पुनः जो है वह मोहम्मद शाह जो बिहार के शासक था दक्षिण बिहार के उसके यहाँ पुनः सेवा में चला जाता है। इसी बीच 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका अगला उत्तराधिकारी जलाल खान नाबालिग था। इसी बीच क्या होता है कि 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका जो अगला उत्तराधिकारी था, उसका अगला जो पुत्र था, वो उस समय नाबालिग था। तो मोहम्मद शाह के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी दूदू बीबी से शेर खां विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। तो क्या होता है कि जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद उसकी जो विधवा पत्नी थी, दूदू बीबी, उससे शेर खां जो है विवाह कर लेता है और खुद जो है वहाँ के प्रधान शासक बन जाता है। इसके बाद शेर शाह ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत-ए-आला की उपाधि ली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि शेर खां ने 1529 ईस्वी में बंगाल की जो शासक था नुसरत शाह, उसको हराता है और हजरत-ए-आला की उपाधि धारण करता है। फिर 1530 ईस्वी में शेर खां चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिक से विवाह कर लिया। तो 1530 ईस्वी में जो है शेर खां चुनार के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है और वहाँ के जो शासक था ताज खां, उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसकी जो विधवा पत्नी थी लाड मलिका, उससे विवाह कर लेता है। ठीक है? इसके बाद चुनार का प्रथम घेरा होता है 1532 ईस्वी में, जो मैं आपको ऑलरेडी जो है पढ़ा चुका हूँ जब हम हुमायूँ के बारे में पढ़े थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, तो सबसे पहले आप बाबर के बारे में देखो, फिर हुमायूँ के बारे में देखो ताकि आप अच्छे से इतिहास को क्रम में समझ सकोगे। तो देखिए, चुनार का प्रथम घेरा जो है, वह 1532 ईस्वी में हुआ था। इस समय चुनार के किले पर शेर खां का अधिकार था। हुमायूं 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन किले को जीत नहीं पाया और संधि कर लिया। होता क्या है कि हुमायूं जो है वह चुनार के किले पे आक्रमण करता है। उस समय चुनार के किले किसके अधीन होता है तो शेर खां के अधीन होता है। हुमायूं जो है 4 महीने तक उसको घेरे रखा, परंतु उस किले को जीत नहीं पाता है और वहाँ पे वह संधि करके धन प्राप्त करके वापस लौट जाता है। इसके बाद चुनार का द्वितीय अभियान जो कि 1537 ईस्वी में हुआ था। तो हुमायूं ने 1537 ईस्वी में चुनार के विरुद्ध दूसरा आक्रमण किया।
6 महीने के घेरेबंदी के बाद इसने चुनार के किले को जीत लिया। दूसरे अभियान में क्या होता है कि यह 6 मंथ तक उसे घेरे रखता है और अंततः इस किले को जीत लेता है। चुनार के किले को जीतने के बाद हुमायूँ ने बंगाल को भी जीत लिया। देखिए क्या होता है कि शेर खां का जो है वह चुनार के किले पे अधिकार होता है और बंगाल के क्षेत्र में भी अधिकार होता है। तो ये क्या करता है कि चुनार के किले को जीतने के बाद आगे बढ़कर बंगाल जाता है और वहाँ पे जो शेर खां के द्वारा जीते हुए क्षेत्र था उसको भी जीत लेता है। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, आपको ये डेट याद ही होना चाहिए। चौसा का युद्ध जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? तो देखिए यह युद्ध हुमायूँ और शेर खां के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूँ की हार और शेर खां की जीत हुई थी। तो चौसा का युद्ध जो है वो 2 शासकों के बीच में होता है, हुमायूँ और शेर खां के बीच में, जिसमें हुमायूँ की पराजय होता है और शेर खां की विजय होता है, शेर खां जीत जाता है। इस युद्ध में हुमायूँ के अनेक सैनिक जो है वो गंगा एवं कर्मनाशा नदी में जो है डूबकर मर गया तथा हुमायूँ भी गंगा नदी में जो है घोड़े के साथ कूद पड़ता है। तो इसको हम डिटेल्स में पढ़ा है, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध। अगर आप हुमायूँ से रिलेटेड जो वीडियो हमने बना रखा है, हुमायूँ का इतिहास, उस वीडियो को ज़रूर देखो और इसी वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है? तो क्या होता है कि हुमायूँ के जो अनेक सैनिक हैं वो गंगा एवं कर्मनाशा नदी में जो है वह डूब करके मर जाता है। साथ में जब हुमायूँ के बाएँ हाथ में तीर लग जाता है तो वो भी अपने घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद पड़ता है। इस युद्ध में हुमायूँ को निजाम नामक एक व्यक्ति जो मल्लाह था उसने बचाया था। इस युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चौसा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद ही शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद चौसा के युद्ध के बाद जो है शेरशाह सूरी के द्वारा अगला युद्ध था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूँ की पराजय। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया और हुमायूँ जो है वो आगरा और दिल्ली होते हुए सिंध की तरफ भाग जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कन्नौज का युद्ध 2 शासकों के किस-किस के बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी और हुमायूँ की पराजय। इसी युद्ध के बाद शेरशाह सूरी जो है वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और हुमायूँ को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। अब देखिए हुमायूँ को हारने के बाद शेरशाह सूरी सुल्तान की उपाधि धारण की और यह सुल्तान बनकर के दिल्ली पर शासन करने लगा। अब हम शेर खां के द्वारा लड़े गए जो है वो युद्ध को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके शासनकाल में बंगाल में विद्रोह हुआ था, ठीक है? तो बंगाल विद्रोह का दमन इसने 1541 ईस्वी में किया था, आपको डेट याद होना चाहिए। फिर मालवा विजय जो कि 1542 ईस्वी में इसने विजय प्राप्त किया था मालवा पे। फिर रायसेन विजय ये 1543 ईस्वी में हुआ था और मरवाड़ा विजय जो कि 1543 ईस्वी में ये भी हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है और युद्ध का नाम याद रखना है। ठीक है? इसके बाद देखिए कलिंजर अभियान 1544 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी के द्वारा होता है। तो देखिए कलिंजर अभियान शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। इस समय कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेर शाह ने एक विशाल सेना के साथ कलिंजर पर आक्रमण कर दिया तथा दुर्ग को घेर लिया। महीनों घेरे के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। तो होता क्या है कि शेरशाह सूरी जो है वो कलिंजर पर अब एक विशाल सेना के साथ आक्रमण कर देता है। उस समय जो है कलिंजर का शासक था कीरत सिंह, परंतु क्या होता है कई महीनों तक घेराबंदी के बाद भी वह उस किले को जो है जीत नहीं पाता है। जब वह यह कलिंजर के किले को जीत नहीं पाता है, तो अंततः उसने किले के दीवारों को बारूद से उड़ाने की आदेश दिया। इस क्रम में एक गोले दीवार से टकरा करके शेर शाह के पास आ गिरा। वह बुरी तरीके से जल गया और 22 मई 1545 ईस्वी को शेर खां की मृत्यु हो गई। होता क्या है जब वो कलिंजर के किले को जीत नहीं पाता है तो वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इसकी जो दीवार है उसको बारूदों से उड़ा दो।
तो जब बारूदों से अटैक किया जा रहा था, तो उस समय क्या होता है कि बारूदों की जो एक गोला था, वो टक दीवार से टकरा करके शेरशाह सूरी के पास आके गिर जाता है और वहीं पे जो है और बारूद रखा हुआ था। तो उसमें क्या होता है विस्फोट होता है जिससे शेरशाह सूरी जो है वो बुरी तरी से जो है वह जल जाता है और 22 मई 1545 ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी का अंतिम शब्द था खुदा की दया है यह मेरी अंतिम इच्छा थी। क्योंकि यह जो कलिंजर का किला था, ठीक है? उसे यह लास्ट में अंततः जीत ही लेता है। तो यह इसका जो लास्ट अंतिम शब्द यही था कि खुदा की दया है, यह मेरी अंतिम इच्छा थी। अब देखिए शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जो है इस्लाम शाह हुआ। शेरशाह सूरी का अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो उसका पुत्र इस्लाम शाह होता है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर स्थित है। तो सासाराम में जो है वह शेरशाह का मकबरा है और यह जो है झील के बीच स्थित है, ठीक है, टीले पर। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो यही जो है वह शेरशाह का मकबरा है जो कि सासाराम में स्थित है। इसके बाद रोहतासगढ़ किला, किला ए कोहानी जो कि दिल्ली में स्थित है, नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। काफी इम्पोर्टेंट है। रोहतासगढ़ किला या किला ए कोहानी जो कि दिल्ली में स्थित है, नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अब देखिए शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो शेरशाह ने भूमि के मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। डांडी जो होता है उसका प्रयोग किया था। इसके बाद शेरशाह ने 178 ग्रेनेड चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेनेड तांबे का जो है दाम चलाया। तो होता क्या है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेरशाह सूरी ने ही चांदी का रुपया चलाया था। रुपया किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 178 ग्रेनेड चांदी का ये रुपया चलाया था एवं 380 ग्रेन तांबे के जो है दाम चलवाया था। इसके बाद देखिए शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। तो शेरशाह जो है वह रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर जो है वह शेरसूर नामक नगर बसाया था। इसके बाद शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूला करती थी। तो शेरशाह के समय जो उपजा होता था उसका लगभग 1/3 भाग जो है वह सरकार लगान के रूप में लिया करता था। अब देखिए कबूलियत एवं पट्टा प्रथा। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण एक सरकारी दस्तावेज में जो है वह लिखा होता था। इसी को ही काबूलियत एवं पट्टा कहते हैं। ठीक है? तो काबूलियत एवं पट्टा जो है प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। इसके बाद शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। तो शेरशाह सूरी जो है वो 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से स्थापित किया था। इसके बाद देखिए शेरशाह ने ग्रेट ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। यह जो बिहार से होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ जो ये रोड जाता है जो मौर्य वंश ने बनवाया था उसकी मरम्मत किसने करवाया था? तो शेरशाह ने ग्रेट ट्रंक रोड का। अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह के समकालीन थे। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है वह शेरशाह के समकालीन यानी उसी समय ये भी शासन किया था। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है डाक प्रथा का जो प्रचलन है वो और ज़्यादा बढ़ावा दिया था किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने ही दिया था। ठीक है?
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़े हैं, कहानी की तरह पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।